बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। वो जाहिर कर रहा था जैसे इसने रिसीवर रख दिया है, मगर एक बार रखने के बाद इसने रिसीवर फिर उठा लिया था। फ़ोन रिसीव करने वाले की लाइन रिसीवर रखने से नहीं कट सकती थी। मैंने आखिरी कहका लगा के रिसीवर रख दिया। वो मुझे बड़ी दिलचस्पी और हैरानी से देख रही थी। बड़ा एक्टर है तू, मैंने कहा। सब कुछ बनना पड़ता है शादो, तू भी तो डबल रोल करती है, दिन में कुछ रात को कुछ। इस वक्त दिल खुश किया तूने मेरा। मैंने दिल खुश किया तेरा? वो कैसे? फ़ोन नंबर बता के पहले मैंने खबर की फोटोस्टेट कॉपी पहुंचाई थी, अब ये फ़ोन मिल गया है इसे। इसकी तो रातों की नींद हराम हो जाएगी आज के बाद। अच्छा अब मैं चलूं? इसने सर हिलाया। फिर कब आएगा तू? इस डॉक्टर के घर में रहता है ना, मुझे अपना फ़ोन नंबर बता दे। मैंने कहा नहीं, वो फ़ोन नंबर मैं किसी को नहीं दे सकता, मुझे भी नहीं। इसने यूं कहा। एक लम्हे के लिए मेरा इरादा मुतज़ल्ज़ल हुआ, मगर फिर मैंने खुद को संभाल लिया। नहीं, मुझे डॉक्टर साहब घर से निकाल देंगे अगर किसी लड़की का फ़ोन आया। वो हंसी। ये तूने मेरा काम आसान कर दिया, तुझे वहाँ से निकलवा के छोड़ूंगी मैं। अच्छा है तू खुद ही आ जा। मैंने कब इनकार किया है? जब तू बुलाएगी मैं आ जाऊंगा। अपना फ़ोन नंबर बता दे, मैं रोज़ इसी वक्त फ़ोन कर लूँगा। इसने मेरे सामने आके मेरे कंधे पर हाथ रखा और सर उठा के मुझे देखने लगी। देख नासर, तूने कसम खाई है मेरी मदद की, वहाँ रह के तो मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तुझे यहाँ आके रहना होगा मेरे साथ, तेरे साथ। मैंने इसके कुरब की खुशबू से मदहोश लहजे में कहा। हाँ मेरे साथ। ये आसान नहीं होगा तेरे लिए, मगर तू मुश्किल से घबराने वाला नहीं है। जब कोई किसी की मदद करता है तो इसे तकलीफ भी उठानी पड़ती है, खतरा भी मोल लेना पड़ता है ना? मैंने सर हिलाया। हाँ, मगर मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? तेरा बाबा मैं बता दूंगी तुझे। अभी तू जा, जिस रास्ते से आया था इसी से वापस चला जा, इस वक्त कोई देखने वाला नहीं है। मैंने कहा वो ड्राइवर वो गूंगा बहरा है, इसे मैंने समझा दिया था। और देख कोई बेवकूफ़ी मत करना, रिवाल्वर खिलौना नहीं होता। नासर के चचा को कत्ल करने का ख्याल दिल से निकाल दे नासर। मैंने कहा इसे तो मैं ज़रूर कत्ल करूँगा। फिर मेरा क्या होगा? तू फांसी चढ़ जाएगा तो मेरी मदद कैसे करेगा? मैंने कहा पहले तेरी मदद करूंगा, फिर इसे कत्ल कर दूंगा, फिर फांसी चढ़ूंगा, इसके बाद वजीर आजम बनूंगा। देख तुझे मेरी कसम, जो करना हो पहले मुझे बताना। क्यों, क्या लगती है तू मेरी? और बार बार अपनी कसम क्यों देती है मुझे? इसलिए कि हम दोस्त हैं, आज से पक्की दोस्ती हमारी। इसने अपनी दाएं हाथ की छोटी उंगली टेढ़ी की और आगे बढ़ा के मेरी उंगली में फंसा दी। ये अब दोस्ती बिल्कुल पक्की। वो खिलखिला के हंसी। मैं नीचे उतरा तो मुझे यूं लगा जैसे मेरे कदम जीने पर नहीं पड़ रहे हैं। मैं उड़ रहा था खुशबू के इस झोंके की तरह जो मेरे साथ उड़ रहा था, जो इस रात ख्वाब में मेरे साथ उड़ता रहा। कभी बादल, कभी जुगनू, कभी तितली बन के एक आवाज मुझे पुकारती रही। तुझे मेरी कसम, मेरी और इसकी छोटी उंगली एक जंजीर की दो कड़ियां बन गईं। अब बिल्कुल पक्की हो गई हमारी दोस्ती। मैं तुझसे दोस्ती कैसे कर सकता हूँ पागल? मैंने एक ख्वाब में इससे कहा, किसी पहाड़ की चोटी पर जहाँ से सारी दुनिया नजर आती थी। क्यों नहीं कर सकता? इसने पलट के कहा। वहाँ हवा बहुत तेज थी, इसके बाल उड़कर मेरे चेहरे तक आ रहे थे। इसलिए कि मैं तो मोहब्बत करता हूँ तुझसे, मैंने कहा। मोहब्बत? वो हंसने लगी। इसकी हंसी आबशार का गीत बन के पहाड़ों में बिखर गई और इसकी बात गश्त से वादियाँ भर गईं। मोहब्बत एक फकीरजादी से? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये आप क्या फरमा रहे हैं? घास खा गए हैं आप वजीर आजम का एक फकीरनी से इश्क। वो शहजादी है, मेरे दिल की मलका है। और फिर अकलीम इश्क में किसकी बादशाही? वहाँ सब बेकारी हैं, मोहब्बत की खैरात मांगने वाले। ये फिल्मी कहानी नहीं है कोई। बरतानिया के शहंशाह एडवर्ड हफ्तम अपनी मौजूदा मलका एलिज़ाबेथ के चचा ने एक बिल्कुल ही मामूली औरत के लिए, जो बेवा भी थी, गोया सेकंड हैंड, बरतानिया का तख्त छोड़ना मंजूर किया था। मजनू ने क्या छोड़ा था? इलामा इकबाल फरमाते हैं, मजनू ने शहर छोड़ा तो सहरा भी छोड़ दिए, नज़ारे की हवस है तो लैला भी छोड़ दे। शहर गया। मजनू के बाप का क्या था? उसके बाप की कोई
कोठी होती, महल या फैक्ट्री होती, फिर देखते जब डैडी आग करने की धमकी देते तो वो किसे छोड़ता, मगर मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ शादों के लिए। ये घर क्या चीज है, ये कौन सा मेरे बाप का घर है, वो कहे तो सही एक बार नासिर दुनिया को छोड़ दे मेरे लिए, मैं छोड़ दूंगा। मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैं इस पर खुश था। मेरी जिंदगी में एक अनोखा इनकलाब आया था जिससे हर चीज का मफहूम बदल गया था। हर चीज मुझे बिल्कुल नई महसूस होती थी। हवा में खुशबू सी बस गई थी, दिन का उजाला इसकी शोख अदा में उतर आया था, रात का अंधेरा इसके लिए काले बालों में डाल गया था। दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग सांवला रंग हो गया था। हर गीत में इसकी हंसी शामिल हो गई थी। सूफी साहब, इसका क्या मतलब होता है जी? काने दजाल ने लुंगी समेट के पांव कुर्सी पर रखे। किसका? ये जो गालिब साहब ने लिखा है, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। यक चश्म सूफी गालिब को गालियां बकने लगा, नसाब बनाने वालों को गालियां बकने लगा। ऐसी मुखर्रब इखलाक चीज़ें नौ निहालाने इस्लाम के लिए, ऐसी बेहयाई की तालीम जिससे आकबत भी खराब उस्ताद से, आशिकी मशूकी की बात नुतफ़ा ना तहकीक। इधर आ जरा, आज अपनी माँ से कहना कि रात को आ जाए मेरे पास, पूरा दीवाने गालिब समझा दूंगा सुबह तक। तुझे तो मौला बख्श की घरवाली समझाएगी। इस शेर का मतलब नंगी गालियाँ। जब इश्क सिखाता है अदाबे खुद आगही, तो फिर किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत बाकी कहाँ रहती है। अगले दिन शाम के वक्त मैं रईस से मिला, ना चाहने के बावजूद मैं चाहता था कि इसे शादों से मुलाकात का सब अहवाल सुना दूं। इसे ही क्या, मैं तो सारी दुनिया को बताना चाहता था, चिल्ला चिल्ला के कहना चाहता था, सारे शहर में ऐलान करना चाहता था। सुनिए सुनिए हजरात और खवातीन, एक अहम इतला। कल बरोज बुध रात 7:44 पर नासिर अजीम को रज़ाए इलाही से शादों से बड़ा मोहलक किस्म का इश्क हो गया है। फिर ना कहना हमें खबर ना हुई और अखबार में इश्तिहार देना चाहता था अपनी तस्वीर के साथ के मनकुहा मुसम्मी नासिर अजीम बराए इतला खास व आम बकामी होशो हवास मुश्तहर करता हूँ कि मैं रात 7:44 पर मुसम्मात शादों से मोहब्बत करने लगा हूँ। अगर किसी को एतराज हो तो बाढ़ में जाए। रईस का चेहरा मेरी बात सुनकर तारीक हो गया। इसे खुशी नहीं, सख्त अजियत हुई थी। वो बार बार कहता था, अबे नहीं, ये कैसे हो सकता है? बोतल खुद तूने निकाली, फ्रिज में से अपने दांतों से खोली, तूने शादो कहना शुरू कर दिया। इसे हाथ चूमने वाली बात पर तो वो उछल पड़ा था। मैंने अल्लाह रसूल की कसम खाई। वो मुझे गालियां देने लगा, साले यही है तेरी यारी। छुरा घोंप दिया पीठ में मौका मिलते ही। मैंने कहा, यार ऐसी क्या बात है? मुझसे पूछता है तू सुअर के जने, पहली मुलाकात में ही मेरी माशूक हथियाली। मैं बहुत हंसा। अबे चरिया हुआ है, किसकी माशूक, कहाँ की माशूक? ना वो तेरी थी ना मेरी है। इसने कुछ मुतमिन होके कहा, हाँ मेरी तो है, अलबत्ता तू बहुत छोटा है, उम्र में इससे तेरा और इसका मामला फिट नहीं होगा। मेरा जी चाहा इस सूखे काले और कद में मुझसे एक बालशत छोटे नाम के रईस को सर से ऊपर उठा के पूछूं कि अब बता बेटा कौन बड़ा है। मगर इसे सब कुछ बताने के बाद मुझे खासा सुकून मिल गया था। तबीयत में जो बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत थी, इसमें अफाका था। मैंने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा करते हुए इसे अपने झूठ से अपने आप को बहलाने के, खुश होने की इजाज़त देने में कोई हर्ज न समझा। तू कब तक था वहाँ? मैं बाहर इंतजार करता रहा तेरा। मैंने झूठ बोला। 10 बजे निकला था मैं। इसका बाप जैसे ही आया इसने मुझे बेड के नीचे छुपा दिया। फिर जब वो नहाने गया तो मुझे चुपके से बाहर निकाल दिया। इसके सीने पर सांप लौट गया। हरामजादी, क्या जरूरत थी इसकी? होता कोई मर्द हम जैसा तो और बात थी। बाप कहता कि यारों को बुलाती है छुप छुप के, किसी बच्चे के लिए नाटक क्यों किया? मैंने बुरा मान के कहा, यार अब इतना बच्चा भी नहीं हूँ मैं। मेरे साथ खड़े हुए बिल्कुल छोटी सी लगती थी। शादो गोद में उठा लेता तो। चल छोड़, ये बता बुलाया क्यों था इसने? रईस को ऐसी बातों से तकलीफ हो रही थी। तेरा काम बना कि नहीं? मैंने कहा, हाँ, इसने मुझे नासिर के
चचा का फ़ोन नंबर दिया जो शादो ने बड़ी मेहनत से हासिल किया था। वहीं से मैंने इससे फ़ोन पर बात की। साले की हवा खराब हो गई, हार्ट फेल होने पर मर न गया हो। मैंने इसे फिर अदाकारी और सदाकारी करके बताया कि नासिर के चचा से मैंने क्या कहा था और कैसे कहा था। हंसते हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। फिर मैंने रईस को डिनर के लिए कहा। मैं खुश था और इस खुशी की तकरीब ऐसे ही मना सकता था। मुझे शादो ने ये एहसास भी दिलाया था कि मुझ में और रईस जैसे लड़कों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके बावजूद मैं रईस को खोना नहीं चाहता था। फिलहाल वो दुनिया में मेरा वाहिद दोस्त था जो मुझसे मुखलिस भी था। ताहम अपने हाईएस्ट स्टैंडर्ड का अमली मुजाहरा मैंने यूं किया कि रईस को एक फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट में ले गया जहां लोगों ने इसके लोफरों वाले हुलिये और चेहरे को नापसंद नजरों से देखा तो रईस एहसासे कमतरी में मुब्तला हो गया। अबे ये कहाँ आ गए हम, यहाँ तो सब साले शुरफा बैठे हैं। मैंने कहा हम भी किसी से कम नहीं, ऐश कर बेटे ऐश। मेरे वहाँ जाने का एक मकसद और भी था। मुझे शादो को फ़ोन करना था और वहाँ काउंटर पर रखे हुए फ़ोन को हाई स्टैंडर्ड के लोग इस्तेमाल कर सकते थे। जब मैंने शाइस्तगी के साथ अंग्रेजी में पूछा मैं ये फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ तो मैनेजर ने चौंक के मुझे देखा और फिर यस सर खुद ब खुद इसके मुंह से निकल गया। रईस सख्त मुतासर हुआ। मैंने नंबर मिला के मुस्कुराते हुए कहा हेलो शादो, क्या हो रहा है? भाई मैं नासिर बोल रहा हूँ। रईस की खिफत तथा मुस्कुराहट भी गायब हो गई। अब तक इसने यकीन नहीं किया था तो अब इसे तस्लीम करना पड़ा कि मेरे और शादो के ताल्लुकात वाकई दोस्ताना हैं। नासिर कहाँ से बात कर रहा है तू? ये शोर कैसा है? मैंने कहा A1 रेस्टोरेंट से बात कर रहा हूँ मैं। एक दोस्त की दावत थी। अच्छा ये दोस्त रईस तो नहीं? देख झूठ मत बोलना मुझसे। मैंने मजबूरन कहा ठीक समझा तूने क्या सोचा है फिर? वो बोली कब आ रहा है? अभी आ जाऊं? मैंने कहा सर के बल। वो हंसी मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने कहा था ना कि तुझे यहाँ रहना पड़ेगा। मैं तुझे बाबा से मिलवाऊंगी। पहले तो अपना सामान उठा के आजा, कल ही आजा। मगर सामान उठा के मैंने कहा क्यों, मैं यहाँ रहती हूँ यहाँ, फिर तू क्यों नहीं रह सकता मेरे साथ? हाँ ऐसे ही वादा कर लिया था मेरी मदद करने का। हिम्मत नहीं थी तो मर्दों वाली बात क्यों की थी शादो से? शादो ने तो बड़ी आस लगा ली थी। जाहिर है इसके बाद मेरा तजब्जब और मेरी तमाम मज़ाहमत और सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई। शादो मैं आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। ओके खुदा हाफिज। मैनेजर मुझे बड़ी मशकूक नज़रों से घूर रहा था और 2 बार मुझे एहसास दिला चुका था कि कॉल लंबी हो गई है। फ़ोन पर ऐसी बातें नहीं करते बच्चे, और दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। मैंने बच्चे पर नागवारी का इजहार किया। अगर कॉल लंबी हो गई थी तो आप मुझसे डबल चार्ज कर लें। इतनी देर में और कौन आया फ़ोन करने? और ऐसी बातों से आखिर आपका क्या मतलब है? मैं अपनी कज़न से बात कर रहा था। कुछ मेरी अंग्रेजी काम कर गई, कुछ मेरी मतानत और शायद मेरी शख्सियत, वरना यही बात रईस करता तो मैनेजर इसे बेइज्जत कर देता। इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। रईस ने बाहर आके पूछा क्या कह रही थी? मैंने सोच के जवाब दिया यार वो मजबूर कर रही है कि अपना सामान डॉक्टर साहब के घर से उठा लूं और इसके साथ रहूं। रईस चलते चलते रुक गया। क्या तू वहाँ रहेगा? हाँ अब इनकार कैसे करूं मैं? इसका बाप कत्ल कर देगा तुझे, और वहाँ रहने का मतलब जानता है तू? साले भीख मांगनी पड़ेगी जैसे वो मांगती फिरती है। ये तो नहीं कहा इसने। मैं मुतफक्कर हो गया। मैं बता रहा हूँ तुझे, इसका बाप फकीरों का ठेकेदार है। 150-200 फकीर हैं इसके पास और इन सब का उस्ताद है वो। इन्हें भीख मांगना इसी ने सिखाया है और वो सबसे नजराना भी लेता है, पुलिस को बता देता है। ये सब तो पहले भी बता चुका है, मगर मैं क्यों भीख मांगूंगा? मुझे ऐसी कौन सी मजबूरी है? फिर क्या वो दामाद बना के रखेगा तुझे अपने साथ? शादो का खसम बन के रहेगा तू? बच्चे, रईस ने एक तंजिया कहकहा लगाया जिसका मकसद मेरी तजलील था। मैंने मुश्तिल होने के बजाय सुकून से कहा ऐसा हो सकता है यार? वो हंसते हंसते दोहरा हो गया। साले 8-10 साल का फर्क होगा तेरी और इसकी उम्र में। तू बच्चा है इसके सामने। मैंने कहा
कहा, अगर मैं कहूँ कि मेरी उम्र 18 साल है तो इसका बाप मान लेगा? 18 साल का बच्चा नहीं बालग मर्द होता है, और शादी तो लोग अपनी माँ के बराबर उम्र की औरतों से भी कर लेते हैं। रईस मुझे अफसोस भरी नजरों से देखता रहा। तो वाकई पागल हो गया है नासिर। चल छोड़ ये बात, इधर चलते हैं नासिर के चचा की तरफ। नहीं यार, मुझे तो माफ कर, तुझे समझाना बेकार है। यहाँ भी पंगा वहाँ भी पंगा। मैंने जबरदस्ती इसे अपने साथ खींचने की कोशिश की। अबे मत डर इतना, मेरी जेब में रिवॉल्वर है। रईस हकलाने लगा, तो इसे गोली मारने जा रहा है? अभी नहीं, ये तो अपनी हिफाजत के लिए है, पहले इससे बात करेंगे। यार दरवाजे की घंटी बजा के बुलाएंगे और पूछेंगे कि बोल क्या इरादे हैं, जान देगा कि जान की कीमत देगा? जान की कीमत? हाँ, 50,000 तो इसने ताहर से लिए थे, 70,000 का जेवर मार गया नासिर की माँ का, 1,20,000 तो ये हो गए। मकान बेचा वो अलग, और अब साले को फांसी भी हो सकती है दोहरे कत्ल के जुर्म में। 1-1.5-2 लाख दे के जान बचा ले तो ये बहुत कम सजा है इसके लिए। रईस ने अपना बाजू छुड़ाया और तेज तेज कदमों से वापस लौट गया। वो सख्त दहशतज़दा नजर आता था। रिवॉल्वर रखने, कत्ल करने और किसी कातिल से लाखों वसूल करने की बातें इसके लिए सुनना भी मुश्किल था। मैं इत्मीनान से तांगे में बैठा और नासिर के चचा के घर पहुंच गया। मैंने कॉल बेल के बटन पर उंगली रखी ही थी कि एक शख्स ने मजबूती से मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा हरीफ कितना तवाना है, इसका अंदाजा मुझे इसकी गिरफ्त से हो रहा था। वो मुझसे दुगनी उम्र का और सूरत से गुर्गे बारां दीदा नजर आता था। इसका रंग भैंसे जैसा और जिस्म सांड की तरह मजबूत था। चेहरे के करख्त नकूश और आंखों की सफाक खूनी चमक से वो पुलिस वाला नजर आता था, मगर अपने इख्तियार और दहशत के साइन बोर्ड के तौर पर इसने लंबी घनी मूंछें कुल्लों तक फैला रखी थी। इसके बावजूद मैंने बेखौफी से काम लिया। क्या बात है जनाब? जनाब के घोड़े। इसने मुझे एक झटका दिया। मुझसे पूछता है क्या बात है? मैंने कहा आखिर कौन हो तुम? इसने मुझे घसीट लिया। चल आजा मेरे साथ, ये भी पता चल जाएगा। मुझे बखूबी अंदाजा था कि इसके साथ जाने का अंजाम क्या होगा। क्यों आ जाऊं मैं तुम्हारे साथ? छोड़ो मेरा हाथ। इसने दांत पीस के मुझे गाली दी। सीधी तरह चल मेरे साथ, शोर मत कर वरना हथकड़ी डाल के ठुड्डे मारता हुआ ले जाऊंगा। मैंने चीख के कहा क्यों, क्या जुर्म है आखिर मेरा? तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? इसने मेरे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। इसका हाथ बहुत भारी था। मेरा सर घूम गया और गाल गर्म होकर सुनसुनाने लगा। और इस वक्त हिम्मत हार जाना सब हार जाने के मुतरादफ होता। थप्पड़ के जवाबी रद्द-ए-अमल ने मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया। मैंने इसे जवाब में ज्यादा बड़ी गाली दी और पलट के इस पर हमला किया। वो शायद इसके लिए तैयार नहीं था। मैंने इसके पेट में मरखने बैल की तरह पूरी कुव्वत से टक्कर मारी तो इसके कदम लड़खड़ा गए। अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि मैंने पागल कुत्ते की तरह इसके हाथ पर काट लिया। मेरे दांत इसके बाजू के गोश्त में उतर गए। खून का जायका मुझे अपने लबों पर महसूस हुआ और मेरी कलाई पर इसके हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ गई। वो बिलबिलाया, ओए कुत्ते दे पुत्रा। मैंने पूरी कुव्वत से झटका दिया और अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब रहा। इस वक्त तक अपनी हंगामा आराई से मैं लोगों की तवज्जो भी हासिल कर चुका था। अचानक दरवाजा खोल के वसीम बरामद हुआ। मुझे देखकर इसकी आंखों में खून उतर आया। मुझे पता था कि ये हरामी जरूर आएगा। पकड़ लो इसे, जाने मत देना इसको। खुद को छुड़ाते ही मैं तीर की तरह लपका वहां जमा हो जाने वालों की कुदरती हमदर्दी मेरे साथ थी, मगर इनमें ऐसा मर्द मुजाहिद कोई नहीं था जो हक का बोलबाला करने के लिए और जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहने के लिए आगे आता और मेरी मदद करता। कोई सवाल करता या कानूनी इख्तियार का मसला उठाता तो पुलिस इसे भी मेरा साथी या हमाती करार देकर साथ ही ले जाती और इसका एक जुर्म ये होता कि इसने मुजरिम की मदद की, यानी आनत मुजरमाना। इस पर ये इल्ज़ाम भी साबित हो जाता कि इसने कानून के अमल में रुकावट डाली और पुलिस हुकाम को अदाए फर्ज से रोका।
जब कोई थाने की अमलदारी में पहुंच जाए तो फिर इसका अल्लाह ही हाफिज है, इसके नाम से कुछ भी मंसूब किया जा सकता है। इसे किसी पराई वारदात में मतलूब और मफरूर मुजरम करार दिया जा सकता है और इसके नाकर्दा गुनाहों का इतराफ़ कराने के लिए मजिस्ट्रेट से 15 दिन का रिमांड भी लिया जा सकता है ताकि तफ्तीश का अमल यकसोई से जारी रहे। मुलजम अदबे आलिया का प्रोफेसर हो या क्लासिकी मौसीकी में, खान साहब इसकी तहवील से कुछ भी बरामद किया जा सकता है। बुलायती शराब की बोतल, जेर या जबर वाली हीरोइन, ममनुआ बोर का खतरनाक असलहा, कोई लाश, आला कत्ल, मकतूल को मुलजम की बीवी का आशना बताने वाले चश्मदीद गवाह, सबूत और तफ्तीश के लिए रिमांड सब मिल जाते हैं। अपने वतन में सब कुछ है प्यारे, बस कोई बंदा हाथ आ जाए। जब दिल पसंद मुबीना मुलजम हाथ आ जाता है तो फिर एक दिलचस्प मुकाबला शुरू होता है, पकड़ने और छुड़ाने वालों में ताकत आजमाई का। बंदे में मार खाने और अपनी बेगुनाही के मौक़िफ़ पर कायम रहने की कितनी ताकत है, इसको मार से बचाने की ख्वाहिश रखने वालों में मुआवजा अदा करने की कितनी ताकत है, पर्चा कटाने से बचने की कितनी ताकत है और मामूली या संगीन फर्दे जुर्म से बचने की। मुबीना मुलजम के पास ना सेमो ज़र की ताकत हो ना तगड़ी सिफारिश की, तो फिर पुलिस और कानून की फतह उंगली उठाने वाले पर असलहा उठाने का जुर्म साबित, सुई ना चुभोने वाला खंजर गोंपने का मुजरम। सूरत हाल इसके बरक्स हो तो 7 खून माफ फंदा अपने पास है तो किसी और की गर्दन सही। मैं ये सब जानता और समझता था, चुनाचे मौका पाते ही मैंने राह फरार इख्तियार की। लोगों ने मुझे फौरन रास्ता दे दिया, मगर ये मेरी बेवकूफ़ी या बदकिस्मती कि मैंने भागने के लिए वो रास्ता पकड़ा जिस पर पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी।